कनाडा में G7 समिट, ट्रंप, मैक्रो और मेलोनी पहुंचे। मोदी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से पहली बार मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। जी हां दोस्तों, कनाडा के कैनास्किस में सोमवार से G7 समिट शुरू हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज साइप्रस दौरा खत्म कर कनाडा पहुंचेंगे। यहां कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिना टेरर फंडिंग के नहीं हो सकता ऐसा हमला। पहलगाम अटैक पर FATF ने पाकिस्तान को लताड़ा। भारत के दावे को मिला समर्थन। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। FATF ने स्पष्ट किया है कि इस हमले जैसी घटनाएं बिना किसी वित्तीय सहायता और आतंकवादी नेटवर्क के बिना फंडिंग के संभव नहीं है। दोस्तों, FATF ग्लोबल टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाला प्रमुख संगठन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। साइप्रस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। अब तक 21 देश कर चुके हैं सम्मानित। जी हां दोस्तों, साइप्रस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III से नवाजा है। राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह सम्मान दिया। मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे। मोदी ने कहा कि मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह उनकी क्षमताओं और आशंकाओं का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। परमाणु हथियार बनाएगा ईरान, NPT से निकलेगा बाहर। इजराइल से जंग के बीच खोमेनी की बड़ी प्लानिंग। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ईरान की संसद एक बिल तैयार कर रही है ताकि परमाणु अप्रसार संधि NPT से बाहर निकल सके। हालांकि ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि हम परमाणु हथियार बनाने के पक्षधर नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 14 महीने के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई। मई में ये 0.39% रही। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी आई। जी हां दोस्तों, मई महीने में थोक महंगाई दर 0.39% पर आ गई है। ये इसका 14 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले मार्च 2024 में थोक महंगाई दर 0.26% रही थी। वहीं दोस्तों, रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों की कीमत के घटने से महंगाई कम हुई है। इससे पहले अप्रैल में थोक महंगाई 2.05% से घटकर 0.85% आ गई थी। यह महंगाई का 13 महीनों का निचला स्तर है। वहीं दोस्तों, मार्च 2024 में महंगाई 0.53% पर थी। आज यानी कि 16 जून को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज से UPI पेमेंट 50% तेज। नए नियम आज से लागू। बैलेंस चेक करने का टाइम भी घटा। जी हां दोस्तों, आज से UPI पेमेंट 50% फास्ट हो गई है। यानी कि अब आपका पेमेंट मैक्सिमम 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। पहले की तरह 30 सेकंड इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने बीते महीने UPI से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे, जो कि 16 जून से लागू हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में मानसून की हो गई एंट्री। यूपी में बिजली गिरने से 48 घंटे में 34 की मौत। बरेली में हाईवे डूबा। जी हां दोस्तों, मानसून ने मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली है। एक दिन की देरी से बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के रास्ते मानसून राज्य में पहुंच गया है। पिछली बार यह 21 जून को आया था। हालांकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 27-28 मई को हो गई थी। मध्य प्रदेश में 21 दिन बाद मानसून की दस्तक हुई है। वहीं दोस्तों, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 11 जिलों और महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, यूपी में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज 62 जिलों में अलर्ट है। राज्य में पिछले 48 घंटों में बिजली गिरने की घटनाओं में 34 लोगों की जान गई। बरेली में भारी बारिश से हाईवे डूब गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले विरोध प्रदर्शन। खालिस्तानियों ने निकाला रोड शो। G7 समिट में होंगे शामिल। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। दरअसल दोस्तों, कनाडा में सोमवार से 2 दिन का G7 समिट शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही खालिस्तानी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और भव्य रोड शो भी निकाला। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 समिट में शामिल किए जाने का जमकर विरोध किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को जेल नुमा चीज में बंद कर रोड पर ले जाया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को हथकड़ियां भी पहनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ऐसा प्रदर्शन होने पर उनकी सुरक्षा को लेकर भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
सीबीआई अफसर बनकर महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, 54,90,000 ठगे। लखनऊ से 4 ठग हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 54,90,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ठगों ने महिला और उसके परिवार को 1 महीने तक डरा धमकाकर बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। वहीं दोस्तों, पीड़िता नर्मदा चंद्राकर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 अप्रैल से 29 मई 2025 के बीच अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल करके उसके बुजुर्ग पिता को फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी गई। आरोपियों ने कहा कि उनके बैंक खाते से 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इससे डर से महिला ने अपनी संपत्ति की जानकारी भी दे दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा को मिलेंगे 2 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। केंद्र सहित 12 राज्यों की ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप में बोले विज, कहा भारत इजराइल की युद्ध तकनीक बहुत अच्छी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि डिजिटल पहल के अंतर्गत सारे देश में योजनाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, क्योंकि यदि हम तकनीक के साथ नहीं चलेंगे तो दुनिया में पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में परिवहन क्षेत्र को डिजिटलीकरण के सहारे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को सुगम रूप से परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो सके। विज ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा में 4E अर्थात शिक्षा, परिवर्तन, इंजीनियरिंग और पर्यावरण एवं आपातकाल पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। विज यहां चंडीगढ़ में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही 2 दिवसीय परिवहन क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्रालय सहित 12 राज्यों के प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में नो किंग्स रैली, गोलीबारी में 1 की मौत। मिलिट्री परेड के दौरान ट्रंप का विरोध कर रहे थे। 2000 शहरों में हुआ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में नो किंग्स नाम से एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई। प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति पर हमला कर दिया। इससे राइफल लेकर खड़ा व्यक्ति और एक राहगीर दोनों घायल हो गए। बाद में अस्पताल में राहगीर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हमला करने वाले 24 साल के युवक का नाम औरोंडू गेबुआ है। उसे शनिवार शाम हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गोली लगने से घायल हुए राहगीर की पहचान 39 साल के आर्थर फोलासा आहलू के रूप में हुई है, जिनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल दोस्तों, वाशिंगटन में शनिवार को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में पूरे अमेरिका में लगभग 2000 जगहों पर नो किंग्स यानी कि अमेरिका का कोई राजा नहीं है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ईरान तनाव के बीच रूस ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा तुरंत छोड़ें इजराइल। जी हां दोस्तों, तेल अवीव स्थित रूसी दूतावास ने अपने सभी रूसी नागरिकों को सलाह दी है कि वे क्षेत्र में स्थिरता बहाल होने तक तुरंत इजराइल को छोड़ दें। ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच रूसी राजदूत अनातोली विक्टरोव ने सोमवार को मीडिया को यह जानकारी दी। विक्टरोव ने रूसी ब्रॉडकास्टर रशिया 24 से कहा कि इजराइल में मौजूद सभी रूसी नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपने नागरिकों को मिस्र के रास्ते जाने की सलाह दी, जहां उन्हें वीजा फ्री अराइवल की सुविधा है और वो वहां से रूस के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी में मानसून की हो गई एंट्री। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के रास्ते पहुंचा। इस बार 106% बारिश का है अनुमान। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोमवार दोपहर बाद मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी। मानसून बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के रास्ते प्रदेश में पहुंचा। इस बार मानसून 1 दिन लेट हो गया। पिछली बार 6 दिन की देरी से 21 जून को आया था। प्रदेश में मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख 15 जून है। चूंकि इस बार देश में मानसून 8 दिन पहले ही आ गया था, इसलिए संभावना थी कि एमपी में यह जून के पहले सप्ताह में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में एक ही जगह पर मानसून ठहरा रहा, इस वजह से यह आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं दोस्तों, 2-3 दिन से मानसून की गतिविधियां फिर बढ़ी। इसके बाद आज यह प्रदेश में छा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल ने सेंट्रल ईरान में किए हवाई हमले। ईरान ने भी अब तक 370 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जी हां दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर से मध्य पूर्वी और पश्चिमी ईरान पर हवाई हमले किए। इसमें ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने तेहरान पर एयर सुपेरियरिटी हासिल करने और पश्चिमी ईरान से लेकर राजधानी तक के आसमान पर नियंत्रण का दावा किया। ईरान की तरफ से नागरिकों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हवाई हमलों की लगातार 4 रातों के बाद कम से कम 230 लोग मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 90% नागरिक बताए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
सेंसेक्स 677 अंक चढ़कर 81,796 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 227 अंकों की तेजी रही। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में रही ज्यादा बढ़त। जी दोस्तों, शेयर बाजार में 16 जून को बढ़त रही। सेंसेक्स 677 अंक चढ़कर 81,796 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 227 अंकों की तेजी रही। ये 24,946 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट देखने को मिली। आज एनर्जी, बैंकिंग, आईटी और एमएफसीजी शेयर्स में बढ़त रही। टेक महिंद्रा, आईटीसी और इन्फोसिस के शेयर में करीब 2% तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बीईएल, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना पहुंच गया ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोना 99,373 रुपए का हुआ। जनवरी से अब तक 23,211 रुपए महंगा हुआ। साल के अंत तक 1.03 लाख तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोना आज 315 रुपए बढ़कर 99,373 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों 20 कैरेट सोना 91,026 और 18 कैरेट सोना 74,530 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की कीमतों की, तो चांदी की कीमतें 1,09,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान से आर्मेनिया के रास्ते लौटेंगे भारतीय छात्र। इजराइल से टकराव के बीच 1500 स्टूडेंट्स फंसे। ईरान बोला बॉर्डर खुले, विदेशी नागरिक जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल से लगातार चौथे दिन जारी लड़ाई के बीच ईरान ने सोमवार को विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत ने अपने छात्रों को निकालने के लिए ईरान में आर्मेनिया के राजदूत से बात की। छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नारदुज चौकी से बसों से निकाला जाएगा। ईरान में 1500 स्टूडेंट सहित लगभग 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा हालात में देश के एयरपोर्ट भले ही बंद हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर्स खुले हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विमेंस वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 5 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला। 30 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। इंडिया 12 साल बाद मेजबानी कर रहा। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान की टीम 5 अक्टूबर को आमने सामने होगी। यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 30 सितंबर 2025 से होगा। वैसे तो भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तानी टीम का भारत आना मुश्किल है। ऐसे में यह मैच कोलंबो में कराने का फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी के सामने बीसीसीआई और पीसीबी ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए सहमति जताई थी। भारत 12 साल के बाद पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। पिछली बार इंडिया को 2013 में विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 60,000 की जैकेट पहनने पर ट्रोल हुए धीरेन्द्र शास्त्री। ट्रोलर्स से कहा तुम्हारे पेट में दर्द है तो अगली बार 1,20,000 की पहनूंगा। जी दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में कथा के दौरान उनके पहने चश्मे और जैकेट को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब उन्होंने इस ट्रोलिंग का जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों शास्त्री ने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि जिसे परेशानी है वो सुन ले, ये जैकेट हमारी नहीं है, शिष्यों ने दी है। और हाँ, अगर इतनी ही जलन है तो कल 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा। तुम वीडियो बनाना और वायरल करना, हम नहीं सुधरेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महिला आईएएफ अफसर को नौकरी से नहीं हटाने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई तक रुके, स्थायी कमीशन नहीं देने का मामला। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और वायुसेना को निर्देश दिया है कि वे उस महिला अधिकारी को नौकरी से न हटाएं जिसे स्थायी कमीशन देने से मना कर दिया गया था। इस फैसले को लेकर जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 22 मई के आदेश का हवाला दिया। दरअसल दोस्तों बेंच ने कहा कि विंग कमांडर निकिता पांडे की याचिका पर केंद्र और वायुसेना को इस तरह के निर्देश दिए गए थे और कहा कि विंग कमांडर कविता भाटी के मामले में भी यही निर्देश लागू होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाबी इन्फ्लुएंसर कमल भाभी की हत्या पर भड़के मीका सिंह। बॉलीवुड सिंगर बोले 2 निहंगों ने लड़की को मार दिया, क्या यह कौम के लिए गर्व की बात है। जी दोस्तों, पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या पर बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह भड़के हैं। सिंगर ने कहा कि क्या ये हमारी कौम के लिए गर्व की बात है। मेरा खुद का नाम मीका सिंह है, मैं एक सिख परिवार से आता हूँ, मुझे इस पर गर्व करना चाहिए क्या। 2 निहंगों ने मिलकर एक लड़की का मर्डर कर दिया, क्या इस पर शाबाशी देनी चाहिए। मीका ने कहा कि हमारी कौम योद्धाओं को पैदा करने वाली कौम है, ना कि हम लोग निहत्तों और महिलाओं पर हाथ उठाने वाले लोगों में से आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों में डर खत्म हो सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
एयर इंडिया का विमान हांगकांग लौटा, तकनीकी खराबी बताई गई। कल भी 2 एयरलाइंस की उड़ानें लौटी थी, तीनों बोइंग ड्रीम लाइनर। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 315 सोमवार को वापस लौट गई। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। यह उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर की थी। वहीं रविवार को भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीम लाइनर प्लेन भी बीच रास्ते से लौट गए थे। इनमें से एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों की सोमवार को लैंडिंग होनी थी। वहीं दोस्तों, ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर को तकनीकी खराबी के चलते लौटना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें, अहमदाबाद में 12 जून को बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान 2 मिनट में क्रैश हो गया था। इसमें पायलट, क्रू समेत 242 लोगों में से 241 की जान चली गई थी। हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर बचा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खून की नदी बहाने की धमकी देने वाले बिलावल भुट्टो की निकली हैकड़ी, फिर लगाई भारत से बातचीत की गुहार। दरअसल दोस्तों, भारत की ओर से सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद इस नदी पर खून बहाने की बात करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी की हैकड़ी निकल गई है। अब वह कई देशों का दौरा कर भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। बिलावल ने एक बार फिर भारत से वार्ता की मेज पर लौटने का आग्रह करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सभी लंबित मुद्दों का समाधान केवल व्यापक बातचीत के जरिए हो सकता है। दरअसल दोस्तों, एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार पश्चिमी देशों की यात्रा पर गए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बिलावल ने रविवार को ब्राजील की यात्रा के दौरान जर्मन प्रचारक डाइचे वेले उर्दू को दिए साक्षात्कार में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच सभी लंबित मुद्दों को केवल व्यापक बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। 24 घंटे में कोरोना से 10 की मौत। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। देश में 7,383 एक्टिव मामले। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 10 लोगों ने जान गंवाई। नए वेरिएंट से एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतें हैं। वहीं दोस्तों, केरल में 5, दिल्ली में 3 और महाराष्ट्र में 1 मरीज की मौत हुई। जनवरी से अब तक कोरोना से 97 मरीजों की जान गई है। इसके अलावा दोस्तों, देश के 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7,383 पहुंच गई है। हालांकि रविवार को नया मामला दर्ज नहीं हुआ, जबकि 17 मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2007 केस आए हैं। इसके बाद गुजरात में 1441 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश रेड की वजह से हुआ, अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट ने किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का बोइंग 787 जहाज उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया था। इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक पैनल गठित किया है, जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वहीं दोस्तों, अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट और जाने माने नेविगेशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव ने प्लेन क्रैश के वीडियो के विश्लेषण करते हुए इसमें रेड एक्टिवेशन की बात कही है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने प्लेन के 3 संभावित कारण बताए हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल फेल्योर, दूसरा, दोनों इंजन फेल, या तीसरा, हाइड्रोलिक फेल्योर। स्टीव ने इस हादसे के एकमात्र सर्वाइवर विश्वास के बयान का भी सहारा लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की